मेरा नाम निशा है। जब मैं सिर्फ 16 साल की थी तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। उस आदमी का नाम रतन था और वह मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ना मन से और ना भावनाओं से। पर मेरे माता पिता ने सोचा कि वह आदमी दहेज नहीं मांग रहा, तो इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा। एक गरीब घर की बेटी के लिए यह बहुत बड़ी बात थी और इसी सोच के साथ उन्होंने मेरी ज़िंदगी का फैसला कर दिया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। रतन मुझसे नफरत करता था, या शायद सभी औरतों से। यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। वह मुझे बात बात पर डांटता, बेवजह शक करता और रोज़ गालियाँ देता था। यह सब उसकी आदत थी। शुरू में मैंने सब सहा, यह सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर हर दिन पहले से ज़्यादा मुश्किल होता गया। एक बार मैं प्रेग्नेंट हुई। उस वक्त मुझे लगा कि शायद बच्चा हमारे रिश्ते में थोड़ी मिठास लाएगा, शायद वह आदमी थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वह दर्द मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उसके लिए यह भी मुझ पर हाथ उठाने, मुझे नीचा दिखाने और ज़्यादा सताने का बहाना बन गया। 3 साल तक मैंने इस नर्क जैसी ज़िंदगी को जिया। सुबह से रात तक एक ही डर, कब वह आएगा, कब चिल्लाएगा, कब मारेगा। मेरी ज़िंदगी जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई थी, जहाँ कोई रोशनी, कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने मान लिया था कि यही मेरी ज़िंदगी है, बस कुर्बानियाँ देना और सब सहते रहना। पर फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। रतन घर की छत पर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। किसी ने कुछ नहीं किया, शायद किसी ने करना भी नहीं चाहा। वह वहीं ख़त्म हो गया। उस दिन मुझे कोई दुख या डर महसूस नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे सीने से एक बहुत भारी पत्थर हटा दिया हो। मेरी सांसें एक बार फिर अपनी हो गई थी। उसके बाद मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। मैंने पढ़ाई शुरू की, जो शादी की वजह से छूट गई थी। कई मुश्किलें आई, लोगों ने ताने मारे, पर मैं डटी रही। कुछ सालों बाद मैं एक स्कूल में टीचर बन गई। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सही राह दिखाना, यही मेरी नई दुनिया बन गई। हर सुबह जब मैं स्कूल जाती तो मुझे लगता कि मैं ज़िंदा हूँ, पहली बार अपनी मर्जी से जी रही हूँ। मैंने खुद से वादा किया था, अब कभी शादी नहीं करूँगी। प्यार, रिश्ते, उम्मीदें, ये सब मेरे लिए बेकार हो चुके थे। मैंने देखा था कि कैसे एक रिश्ता एक औरत को तोड़ सकता है, उसकी रूह तक को चोट पहुंचा सकता है। मुझे प्यार पर अब यकीन नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं था और किसी ने मुझे प्यार दिया भी नहीं था। अब मेरी ज़िंदगी बच्चों की मुस्कान और किताबों की खुशबू में बीत रही थी। मैं खुश थी, कम से कम अब मैं खुद के लिए जी रही थी, और शायद यही काफ़ी था। अब इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ ही बची थी। वो ही थी जो हर दुख, हर गलती के बावजूद मेरे साथ खड़ी थी। पर मेरे मामलों में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस था कि मेरी पहली शादी का फैसला उन्होंने बिना सोचे समझे ले लिया था। उन्हें पता था कि उनके उसी एक फैसले ने मेरी ज़िंदगी के कई साल नर्क में बदल दिए, और शायद इसलिए उन्होंने मेरी आज़ादी का सम्मान करना शुरू कर दिया था। पर फिर एक दिन वो भी बीमार पड़ गई। बहुत इलाज करवाया, दवाइयाँ दी, दुआएं मांगी, पर वे धीरे धीरे इस दुनिया से दूर होती चली गई। उनकी मौत ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब मैं सचमुच अकेली रह गई थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सभी कहने लगे कि अब तो तुम्हें किसी से शादी कर लेनी चाहिए, औरत अकेली कब तक रह सकती है। पर कौन था जिससे मैं शादी करती। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं बची थी कि किसी पर फिर से भरोसा कर सकूं। लोग समझाते थे कि ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार भी वही गलत आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आए, शायद इस बार कोई अच्छा इंसान भी मिल सकता है। पर मेरा दिल नहीं मानता था। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा था। फिर से किसी के साथ जुड़ने का खतरा मैं नहीं उठा सकती थी। भरोसा करना जैसे मेरे लिए एक भूला हुआ एहसास बन चुका था। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ एक छात्र था, सागर। वह कोई आम छात्र नहीं था, उसमें एक अलग ही तरह की मासूमियत और समझदारी थी। मैं उसकी तरफ खींचती जा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वह मुझसे बहुत आदर से बात करता था, कभी कोई बदतमीजी या शरारत नहीं करता था। हर दूसरे या तीसरे दिन मेरे टेबल पर एक छोटी सी चॉकलेट रखी होती थी। मुझे बिना बताए ही पता चल जाता था कि ये चॉकलेट सागर ने रखी है। वह लड़का बहुत संवेदनशील था, उसे दूसरों की भावनाओं का ख्याल था।
आज के ज़माने में जहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वहाँ किसी का इस तरह दूसरों के लिए सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कमी देखी थी। कमी थी समझदारी की, आदर की और सबसे बढ़कर एहसास की। मेरी पूरी क्लास में वह मेरा सबसे प्रिय छात्र बन चुका था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं उसके बारे में हर समय सोचती रहती थी, हर सवाल, हर नज़र, हर मुस्कान में बस वही दिखता था। यह सब अजीब था, पर सच था। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने खुद को यह कहते हुए पाया कि मैं बाकी छात्रों से ज़्यादा उसे समय देने लगी थी। उसे अलग से समझाना, उसकी तारीफ करना और उसकी बातों पर ख़ास ध्यान देना, यह सब मैं अनजाने में करने लगी थी। मैं जानती थी कि यह सामान्य नहीं था, पर मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। सागर की मौजूदगी मेरे अकेलेपन में एक हल्की सी रोशनी बन गई थी। स्कूल में अब बच्चे भी हमारे बारे में बातें करने लगे थे। ये बातें ज़्यादा गंभीर तो नहीं थी, पर उनकी निगाहें और धीमी धीमी फुसफुसाहटें हमें कुछ न कुछ इशारा ज़रूर कर रही थी। पर ना तो उसने कभी उन बातों पर ध्यान दिया और ना मैंने। हम दोनों ने ही जैसे अनदेखा कर दिया कि कुछ चल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे यह भी एहसास होने लगा था कि उसे अब यह समझ में आ गया है कि मैं उसकी टीचर उसे पसंद करने लगी हूँ। मेरे मन में एक डर था, एक झिझक थी, एक दीवार थी जो मैंने खुद अपने अंदर खड़ी कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचता है। क्या वह सिर्फ मेरी इज्जत करता है या कहीं वह भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है। जब भी मैं इस बारे में सोचती तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता था। मेरे मन में एक उलझन चलती रहती थी। एक तरफ मेरा टीचर होने का फ़र्ज था और दूसरी तरफ वो प्यारी भावनाएं जो मैंने कभी अपने जीवन में महसूस ही नहीं की थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसकी उम्र मुझसे कम थी। वह मेरा छात्र था और मैं उसकी टीचर। यह रिश्ता समाज की नज़र में कभी ठीक नहीं माना जाएगा। मैं खुद भी अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के इतने करीब महसूस नहीं किया था। वह मेरे जीवन में एक सुकून बनकर आया था। जब सब ने मेरा हाथ छोड़ा, जब रिश्ते सिर्फ बोझ बन गए थे, जब मैंने प्यार का मतलब ही खो दिया था, तब वही एक इंसान था जो बिना कुछ कहे मेरे दर्द को समझ रहा था। उसका हर छोटा सा ध्यान देना, हर छोटी सी मिठास मेरे सूखे हुए दिल पर जैसे एक नमी सी बन गई थी। स्कूल में वैलेंटाइन डे आने वाला था। हर तरफ चर्चा हो रही थी, कौन किसके साथ बाहर जाएगा, कौन किसे प्रपोज करेगा, किसे क्या गिफ्ट मिलेगा। यह सब सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। यह कोई छोटे बच्चों का स्कूल नहीं था। यहाँ 10वीं से 12वीं तक के छात्र पढ़ते थे और इन उम्रों में अक्सर दिल किसी न किसी की तरफ खिंच ही जाता है। मुझे खुद से शर्म आने लगी थी कि मैं क्या सोच रही हूँ, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं था। मैं चुपचाप सोचती रही, क्या कोई चमत्कार हो सकता है? क्या सागर मुझसे भी कह सकता है कि मैम, क्या आप मेरे साथ चलेंगी और हम दोनों कहीं साथ समय बिता सकते हैं? यह एक मासूम सी इच्छा थी जो मैंने किसी से नहीं कही थी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, कोई आधार नहीं था। समाज के हिसाब से यह गलत था, पर दिल के हिसाब से शायद पहली बार मेरा दिल बोलना चाहता था, खुलना चाहता था। पर मैं उसे बार बार चुप करा देती थी। जब भी सागर मेरी क्लास में आता, मैं उसे देखकर मुस्कुराती, पर फिर तुरंत खुद को रोक लेती। मैं कोशिश करती थी कि बाकी छात्रों के सामने कोई भेदभाव ना दिखे, पर मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। वह जब भी कुछ पूछता, मैं उसे और बेहतर समझाती। वह जब कुछ अच्छा करता तो मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ मैं काम करती थी। वह मेरी ज़िंदगी की कुछ गिनी चुनी सच्ची हमदर्दों में से एक थी। एक दिन लंच ब्रेक में जब हम दोनों स्टाफ रूम में बैठे थे, उसने बड़े उत्साह से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मेरी भाभी का भाई है, वह तुम्हें देखकर दीवाना हो गया है। मैं अचानक चौंक गई। मैंने पूछा, मुझे देखकर? उसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारी एक फ़ोटो उसे दिखाई थी। बस वहीं से बात शुरू हो गई। वह तो कह रहा है, ऐसी ही लड़की की तो उसे तलाश थी जिससे शादी हो जाए तो ज़िंदगी में चैन आ जाए। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो अपनी मर्जी से उसकी हो सके, जिसके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो, जिससे समझौते करने पड़े। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर से असमंजस में पड़ गई। दरअसल कुछ वक्त पहले जब मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी, तब मैंने ही उसे कहा था कि अगर कोई ठीक ठाक रिश्ता हो तो बता देना। उस वक्त अकेलेपन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। सबके जाने के बाद एक खालीपन सा रह गया था।
तब लगा था कि शायद अब किसी का साथ होना चाहिए जो इस अकेलेपन को बांट सके। पर अब जब उसने सच में रिश्ता बताया और जब किसी ने मुझे देखकर हाँ भी कर दी, तब मेरे भीतर अजीब सी उलझन होने लगी। कैसे किसी और से शादी कर लूँ, कैसे खुद को किसी और के हवाले कर दूँ, जबकि मेरा दिल तो कहीं और लग चुका है। मैंने आखिर में उसे सीधा मना कर दिया। मेरी दोस्त को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शायद उसने सोच लिया था कि मैं उसकी बात मान लूँगी, पर मेरी नाँ ने सब बदल दिया। उसने मुझसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। हमारी दोस्ती भी जैसे एक दरार में बदल गई थी। उस दिन के बाद मैं देर तक सोचती रही, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं खुद अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही हूँ जहाँ आगे सिर्फ पछतावा है? आखिर मैं किसके लिए ये सब कर रही हूँ? जिसके लिए कर रही हूँ वह कभी मेरा हो ही नहीं सकता। न उम्र मेल खाती है, न रिश्ता सही है, न समाज इसे स्वीकार करेगा, न मैं खुद को इसके लिए मना पाऊंगी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी जो मेरे बालों को हिला रही थी, पर अंदर एक भारीपन था। मेरे दिल और दिमाग के बीच जैसे जंग चल रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं हैरान रह गई। सामने सागर खड़ा था। ऐसा लगा जैसे वह मेरे सपनों से निकलकर सच में मेरे सामने आ गया हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ आ जाओ, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। वह अंदर आ गया। मैंने पूछा, चाय वगैरह लोगे? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा, तो बताओ क्या बात है? उसने जो बात कही वह सुनकर मैं चौंक गई। उसने कहा, मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? पर मैंने उसे यह नहीं दिखाया कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। जब मैंने उल्टा जवाब दिया तो उसने कहा, आप क्यों खुद से झूठ बोल रही हैं? मुझे पता है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। मैंने आपकी आंखों में सब देखा है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। पर वह जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया। उसने मुझसे यह मनवा ही लिया कि हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। फिर मैंने कहा, ये सब गलत है क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसने कहा, तो क्या हुआ? अगर आप मेरी टीचर हैं, क्या टीचर और स्टूडेंट की शादी नहीं होती? मैंने कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। उसने कहा, तो क्या हुआ? प्यार उम्र नहीं देखता। मैंने कहा, देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। तुम यहाँ से चले जाओ और हम दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पर उसने कहा, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने उससे कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वह बोला, बारिश में कैसे जाऊँगी? उसके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरे दिल में हलचल सी मच गई। मैं जानती थी कि मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मुझे भी उसकी फिक्र थी। एक टीचर होते हुए भी मैं उस पल सिर्फ एक औरत बन गई थी जो उस लड़के की परवाह कर रही थी। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। मैंने उसे दूसरे कमरे का रास्ता दिखा दिया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जो बात मैंने आपसे की है उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। अब मैं उसे क्या कहती? मैं उसे कोई सीधा जवाब नहीं दे सकती थी। मैं यह थोड़े ही कह सकती थी कि ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करूंगी। हमारी उम्र में बहुत फ़र्क था, इतना कि समाज उसे कभी नहीं अपनाएगा, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिसके बाद समाज मुझे कभी माफ़ न करे। मैंने सोच लिया था कि सुबह किसी तरह उसे समझा दूंगी और फिर अपनी दोस्त से कहूंगी कि उसी लड़के से मेरी शादी करा दे जिससे मैंने पहले मना किया था। सागर उस कमरे में चला गया। मैंने उससे खाने के लिए भी पूछा, पर उसने कहा, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। नींद तो जैसे मुझसे कोसों दूर थी। मन बार बार बेचैन हो रहा था। सोचती रही कि यह क्या हो रहा है। कभी मन कहता, कहीं यह मेरे लिए प्यार तो नहीं और मैं इसे नाकार रही हूँ। फिर सोचती, नहीं नहीं, यह कोई प्यार नहीं है, ऐसा थोड़े ही होता है। मैं इन्हीं उलझनों में डूबी हुई थी कि उसी कमरे से जहाँ सागर था, ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा गई। लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई, कहीं करंट तो नहीं लग गया, या कुछ और बुरा तो नहीं हो गया। मैं तुरंत भागकर उस कमरे में पहुंची। जैसे ही अंदर गई, देखा कि सागर सामने खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? वह बोला, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। मैं अंदर से बहुत गुस्से में थी। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि यह लड़का अभी बच्चा है। उसे शायद इस तरह की मजाक करना अच्छा लगता है, पर मुझे उसका यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने मन ही मन ठान लिया था
कि कल उसे सच्चाई समझाकर विदा कर दूंगी। उसकी उस हरकत पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरा मन किया कि अभी के अभी उस कमरे से निकल जाऊं और उसे एक शब्द भी ना कहूं, पर जैसे ही मैं मुड़ी उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं चौंक गई। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और बहुत गंभीर लहजे में बोला, आपको जाने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर वह मेरी तारीफ करने लगा। बोला, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वह कौन बदनसीब था जिसने आपकी कद्र नहीं की। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या पता मेरी ज़िंदगी के बारे में। वह बोला, मुझे सब पता है, आपकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें। आपने क्या झेला है, कैसे अकेलेपन में दिन गुजारे हैं। मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। वह आगे कहता रहा, मैंने आपकी आंखों में दर्द देखा है। आप चाहे जितना मुस्कुराने की कोशिश करें, पर वह मुस्कान दिल से नहीं होती। मैं बस चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से हंसे, खुलकर जिएं। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे एहसास नहीं हुआ कि कब मैंने गुस्सा छोड़कर उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शायद किसी के इतने अपनेपन भरे शब्दों की मुझे भी ज़रूरत थी। वह मुझे बातों में उलझाकर वहीं कमरे में रोकने में सफल हो गया। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मैं एक जगह बैठ गई, सिर थाम लिया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने खुद से कहा, ये क्या हो गया, ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई घटना मेरी ज़िंदगी में घट सकती है। मैंने जिसे नासमझ, मासूम और कम उम्र का समझा था, वह तो बड़ा ही चालाक निकला। मुझे एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ था कि वह कोई बच्चा है, बल्कि उसने जो कुछ भी किया वह बहुत सोच समझ कर किया। मैंने खुद को कोसा। उस पर गुस्सा करने के बजाय मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मुझे ही रोकना चाहिए था, मुझे ही समझदारी दिखानी चाहिए थी, पर मैं उसकी बातों में उलझती चली गई। मैंने उसे कहा, देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे कभी इसका जिक्र मत करना। उसने बड़ी आसानी से कहा, हाँ, गलती तो हो गई है, ठीक है, अब दोबारा इसका जिक्र नहीं होगा। मैं अब चला जाता हूँ। जब वह घर से चला गया तो मुझे अंदर से बहुत बड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने कोई पाप किया है। मुझे लगा जैसे मैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसे कहा, तुम्हारी वो भाभी थी ना, उसका जो भाई है, मैं अब उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया। बोली, जब पहले से ही वह लड़का तैयार था तब तुमने मना क्यों किया, अब अचानक कैसे हाँ कर रही हो। मैं चुप रही क्योंकि मैं उसे अपनी गलती नहीं बता सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि उस लड़के ने तो पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखकर ही हाँ कर दी थी। मैंने उससे दोबारा बात की है और वह अब भी शादी को तैयार है। उस लड़के का नाम आकाश था। मैं उसी शाम अपने दोस्त के साथ उसके घर चली गई। वहाँ सब ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। मुझे कोई अजनबीपन नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे सब मुझे पहले से जानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। आकाश बेहद शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में अपनापन और भरोसा था। उसने एक बार भी कोई उलझाने वाली या अजीब बात नहीं की। मुझे पहली बार किसी पुरुष के साथ सहज महसूस हुआ। वहीं पर बैठे बैठे ही हमारी सगाई कर दी गई। अंगूठियों की अदला बदली हुई, मिठाई बांटी गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, पर मेरे मन को शांति मिल रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करूँगी, एक ऐसे इंसान के साथ जो मेरा सम्मान करता है, मुझे समझता है और जिसे समाज भी स्वीकार करेगा। यह कदम मेरे लिए सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि खुद को माफ़ करने और दोबारा इज्जत से जीने का रास्ता था। मैंने आकाश के साथ शादी करने का पूरा फैसला ले लिया था। अब हम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते, घूमते फिरते, बातें करते और यह समझने की कोशिश करते कि यदि हम एक साथ जीवन बिताएं तो वह कैसा होगा। आकाश मेरी बहुत देखभाल करता था। उसके स्वभाव में एक गहराई थी जो मुझे आकर्षित करती थी। उसका हर शब्द, हर व्यवहार मेरे मन को सुकून देता था। एक दिन हम एक बगीचे में बैठे थे, तब उसने मुझसे हल्के अंदाज में पूछा, एक बात बताओ, तुमने पहले मेरी शादी के प्रस्ताव को क्यों मना कर दिया था। मैंने कुछ पल सोचकर गहरी सांस ली और उसे अपने पिछले जीवन की सारी सच्चाई बता दी। मैंने बताया कि कैसे मैं भावनाओं में उलझी हुई थी, फैसला नहीं ले पा रही थी और कैसे पुराने जख्म अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे। वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात थी,
अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं समझ जाता। मुझे तो यह डर लग रहा था कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब यदि शादी जल्दी हो सकती है तो क्यों ना की जाए। वह बोला, भले काम में देर कैसी, बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके हम शादी करेंगे। हमने 2 सप्ताह बाद शादी करने का फैसला कर लिया। हमारे परिवारों को बता दिया गया और तैयारियां शुरू हो गई। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे जीवन फिर से एक अच्छी दिशा में जा रहा हो। एक सुकून भरी उम्मीद जागी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं थी। शादी में केवल 3 दिन बचे थे। उस दिन शाम के समय मेरे फ़ोन पर एक वीडियो भेजा गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखें चौड़ी हो गई। उस वीडियो में वही रात दिखाई गई थी, वही रात जब मैं एक कम उम्र के लड़के के साथ अकेली थी, जब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए। उस वीडियो के साथ एक संदेश था, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो यह वीडियो तुम्हारे होने वाले पति को भेज दूंगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो इसे पब्लिक करके भी पैसे कमा सकता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। जिस लड़के को मैंने सीधा साधा मासूम और नासमझ समझा था, वह इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, यह विचार भी मेरे लिए चौंकाने वाला था। इसका मतलब यह था कि उस रात की योजना उसने पहले से बना रखी थी। उसने न केवल मुझे भावनाओं में फंसाया, बल्कि चुपके से वीडियो भी बना लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मैं कांपते हाथों से उसे संदेश भेजने लगी, कृपया ऐसा मत करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं यह वीडियो तुम्हारे मंगेतर को भेज देता हूँ, और अब यह सबके सामने आएगा, तब देखना कितने पैसे मिलते हैं। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं पूरी रात जागती रही, दीवारों को देखती रही, भविष्य की चिंता में डूबी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शादी केवल 3 दिन दूर थी। यदि यह वीडियो आकाश तक पहुंच गया तो क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? क्या वह मेरी हालात को समझ पाएगा? मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मेरे पास वह पैसे नहीं थे जिसकी मांग की जा रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे खुद जाकर आकाश को सब कुछ बता देना चाहिए, पर यदि मैंने बता दिया और उसने मुझे मना कर दिया तो मेरी सारी उम्मीदें, मेरा फिर से शुरू हुआ जीवन, सब कुछ खत्म हो सकता था। मेरे मन में एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी, सच बताने की और सब कुछ खो देने की, या चुप रहकर एक अपमानजनक दबाव में जीने की। मैंने सोचा, किस पर भरोसा करूं, किससे अपनी परेशानी कहूं। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अपना डर साझा कर सकूं। मैंने फिर से फ़ोन उठाया, वीडियो दोबारा देखा और आंसू बहाने लगे। यह वही पल था जब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का गहरा अफसोस हो रहा था। एक फैसला, एक अनियंत्रित पल, और अब उसका नतीजा मेरी पूरी ज़िंदगी पर अंधेरा बनकर मंडरा रहा था। उस रात जब मैंने वीडियो देखा और ब्लैकमेल वाला संदेश पढ़ा, तो मेरे मन में इतने विचार आ रहे थे कि मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। मैं सोचने लगी कि क्यों ना सब कुछ ख़त्म कर दूं, क्यों ना इस जीवन को ही छोड़ दूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी को दे पाती, और यदि यह सब बाहर आ जाता तो मेरी बदनामी हो जाती। अब तक मेरी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लोगों ने हमेशा मेरी इज्जत की थी, मेरा सम्मान किया था। सबका यही मानना था कि मैं एक अच्छी और सच्ची इंसान हूँ। पर उसी रात मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मेरी एक गलती मेरी पूरी ज़िंदगी को तय करेगी? नहीं, मैं अब डर कर नहीं जीना चाहती थी। मैंने तय किया कि अब वक्त है सामना करने का, छुपने का नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और सुबह होते ही पुलिस थाने गई। वहां जाकर एक महिला पुलिस अधिकारी से पूरी बात विस्तार से बताई। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब यह लड़का बच नहीं पाएगा। हम साइबर क्राइम का मामला दर्ज करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। चूंकि वह लड़का नाबालिग था, इसलिए मामला थोड़ी संवेदनशीलता से लिया गया, पर पुलिस ने रातों रात एक टीम तैयार की और उसे उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। जब उन्होंने उसकी डिवाइस की तलाशी ली तो वही वीडियो उसमें मौजूद था। पुलिस ने मेरे सामने ही उस वीडियो को पूरी तरह से मिटा दिया और कहा, अब आप निश्चिंत होकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। ऐसे लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कानून आपके साथ है। उस महिला पुलिस अधिकारी ने मुझे पूरी मदद का भरोसा दिया और कहा कि जब तक आप चाहें यह मामला गोपनीय रहेगा, आकाश को इसकी भनक तक नहीं लगने दी जाएगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यदि इंसान हिम्मत करे तो हर बुराई का सामना किया जा सकता है।
डर कर भागने से सिर्फ अपराधी और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मुझे राहत की सांस मिली। पहली बार महसूस हुआ कि अब मैं सच में आज़ाद हूँ। और फिर वह दिन आया, मेरी शादी का दिन। आकाश ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे सम्मान देता है और हर दिन मेरी मुस्कान की वजह बनता है। मैं अब उसके साथ एक सुखी जीवन बिता रही हूँ, जहाँ कोई डर नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, बस एक सच्चा साथ है। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर यह संदेश हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। हिम्मत वह हथियार है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। जब तक आप खुद अपनी आवाज़ नहीं बनते, तब तक कोई आपको नहीं सुनता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि सच में बहुत ताकत होती है। और जब आप सच के साथ होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड भी आपको सुरक्षित रखने का काम करता है। लेकिन निशा कभी यह नहीं जान पाई कि जिस रात उसने सागर को अपने घर में पनाह दी थी, उस रात उसने कैमरे को खुद ही चालू कर दिया था। और जिस महिला पुलिस अधिकारी ने उसे बताया कि वीडियो डिलीट हो गया है, उसने उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली थी। यह राज गहरा दफन निशा के नए जीवन की सतह के नीचे हमेशा के लिए सो गया था, या शायद नहीं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।